नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की कुछ बहुत ही जरूरी योजनाओं के बारे में। ये वो स्कीम्स हैं जो सीधे सीधे हमारी जिंदगी और देश की ग्रोथ पर असर डालती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जिंदगी भर के लिए एक गारंटीड पेंशन सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? पर चलिए देखते हैं कि यह हकीकत कैसे बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी योजना भी है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी पहली नौकरी शुरू कर रहे हैं। उनके लिए ये एक बड़ा सपोर्ट बन सकती है। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज हो रहा है। तो चलिए और इंतजार नहीं करते और इन योजनाओं को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन योजनाओं की जिनका सीधा ताल्लुक हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब हमारी बचत और भविष्य की सुरक्षा से है। हम सब चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी आराम से कटे। तो ये सवाल बहुत लोगों के मन में रहता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग का क्या होगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया खबर है। सरकार ने अटल पेंशन योजना को पता है कब तक, सीधा 2031 तक बढ़ा दिया है। मतलब जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का एक और बड़ा मौका है। 60 साल के बाद 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की पक्की पेंशन, ये वाकई एक गेम चेंजर है। चलिए अब एक ऐसी स्कीम की बात करते हैं जो बहुत से परिवारों के लिए, खासकर जिनके घर में बेटियां हैं, उनके लिए बहुत मायने रखती है। ये नंबर देख रहे हैं? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये किसी बेटी के बेहतर भविष्य की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। ये है सुकन्या समृद्धि योजना की नई ब्याज दर, और इस रेट के साथ ये देश की सबसे अच्छी बचत योजनाओं में से एक बन गई है। तो देखिए, 8.2% की जबरदस्त सालाना ब्याज दर, और ये योजना 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए है। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है? इसका ट्रिपल ई टैक्स स्टेटस, मतलब जो पैसा लगाया वो टैक्स फ्री, जो ब्याज मिला उस पर भी कोई टैक्स नहीं, और जब 21 साल बाद पूरा पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। ठीक है, तो पर्सनल सेविंग से आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि देश की इकोनॉमी को और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या हो रहा है। तो ये है पीएम गर्बी। ये योजना उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर में अपनी पहली नौकरी शुरू कर रहे हैं। ये स्कीम सीधे नए कर्मचारियों को फाइनेंशियल हेल्प देकर जॉब मार्केट में उनकी एंट्री को आसान बनाती है। सोचिए, पहली नौकरी मिली और उसके साथ साथ 15,000 रुपए की सीधी मदद भी। ये नए लोगों को अपना करियर शुरू करने के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि नहीं? अब ये स्लाइड ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, लक्ष्य एक ही है पर रास्ते दो अलग अलग हैं। एक तरफ है पीएम सेतु प्रोग्राम, जो वर्ल्ड बैंक से मिले लोन से हमारे आईटीआई के लोगों के स्किल्स को फ्यूचर रेडी बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ है भव्य स्कीम। इसका फोकस है कंपनियों के लिए प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाना, मतलब आओ और फैक्ट्री लगाओ। तो एक तरफ लोगों पर निवेश और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। चलिए अब बात करते हैं उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जो सही मायनों में भारत के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, जमीन से भी और हवा से भी। क्या हम सोच सकते हैं कि देश के हर एक घर में नल से साफ पानी पहुंचे? ये एक बहुत बड़ा सपना है, और इसे पूरा करने के लिए एक उतनी ही बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना चल रही है। इस नंबर को देखिए, 8.69 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक बजट नहीं है, ये दिखाता है कि सरकार इस बात को लेकर कितनी सीरियस है कि देश के हर नागरिक तक पीने का साफ पानी पहुंचे। और ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है, सरकार बहुत आगे की सोच रही है। देखिए, जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, और उड़ान योजना को तो सीधा 2036 तक। मतलब चाहे हर घर तक पानी पहुंचाना हो या फिर छोटे शहरों को हवाई जहाज से जोड़ना, ये योजनाएं देश के विकास की लंबी दौड़ का हिस्सा हैं। और अब आखिर में चलिए एक कदम भविष्य की ओर रखते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी और सामाजिक कल्याण हाथ मिलाकर एक नए भारत की नींव रख रहे हैं। यह है दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। ये योजना पक्का करती है कि देश का कोई भी जरूरतमंद इंसान भूखा ना सोए। करोड़ों लोगों के लिए ये सच में एक जीवन रेखा की तरह है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डिजिटल करेंसी से राशन की सब्सिडी दी जा सकती है? और यही सवाल हमें एक ऐसे पायलट प्रोग्राम की तरफ ले जाता है जो शायद भारत में सब्सिडी देने का पूरा तरीका ही बदल दे। तो देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये चीज़ों को कितना ज़्यादा आसान बना देता है। पुडुचेरी में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। आरबीआई और कैनरा बैंक मिलकर क्या कर रहे हैं? वो खास डिजिटल टोकन बना रहे हैं। ऐसे टोकन जो सिर्फ और सिर्फ राशन खरीदने के काम आएंगे।
ये टोकन सीधे सीधे बेनिफिशियरी के डिजिटल वॉलेट में भेज दिए जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है। एक बेसिक फोन से भी काम चल जाएगा। बस दुकान पर जाओ, टोकन रिडीम करो और अपना अनाज ले लो। कितना आसान है। इस नए सिस्टम के फायदे बहुत बड़े हैं। इससे पूरी वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आती है, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी कम होती है। कई बार बायोमेट्रिक फेल हो जाता है, वो समस्या भी खत्म, और हर दुकान पर महंगी मशीनें लगाने की भी जरूरत नहीं। ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। तो पेंशन से लेकर डिजिटल राशन तक ये सारी योजनाएं एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं। सवाल अब यह है कि जब फाइनेंस, वेलफेयर और टेक्नोलॉजी आपस में मिल जाएंगे तो भारत की ग्रोथ स्टोरी का अगला चैप्टर कैसा दिखेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आज हम केंद्रीय बजट 2026-27 को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये एक तरह से देश का फाइनेंशियल रोड मैप है जो हमें बताता है कि आने वाले साल में हमारी इकोनॉमी किस दिशा में जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन बड़े बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस बजट की सुर्खियां बने हुए हैं और जो हमारी अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नंबर है कुल खर्च का। सरकार ने इस साल 53.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। सोचिए, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो देश के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग योजनाओं में लगने वाली है। अगला महत्वपूर्ण आंकड़ा है फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। इसे जीडीपी के 4.3% पर रखने का टारगेट है। अब ये नंबर बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये बताता है कि सरकार अपनी आमदनी से कितना ज्यादा खर्च कर रही है। इसे कंट्रोल में रखना इकोनॉमी की स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। और सीधे शब्दों में कहें तो ये आंकड़ा हमें ये बताता है कि सरकार को अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए आखिर कितना पैसा उधार लेना पड़ेगा। और अब ये देखिए, एक जबरदस्त आंकड़ा 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये रकम कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसा सड़कें, बंदरगाह, पुल यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर खर्च होगा। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो भविष्य में देश के विकास को रफ्तार देगा। अच्छा, यहीं पर एक आम कंफ्यूजन होता है। कई जगहों पर यह सुनने को मिलता है कि कैपेक्स का आंकड़ा असल में 15.5 लाख करोड़ रुपए था। तो क्या ये सच है? नहीं, ये जानकारी सही नहीं है। असल और सही आंकड़ा 12.2 लाख करोड़ रुपए ही है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। ये टेबल देखिए, इससे पूरी तस्वीर और साफ हो जाती है। एक तरफ सरकार का कुल खर्चा है 53.5 लाख करोड़, तो दूसरी तरफ बिना उधार लिए जो कमाई हो रही है वो है 26.5 लाख करोड़। जो बीच का गैप है वही उधार के जरिए पूरा किया जाता है। तो सवाल यह है कि ये सारा पैसा जाएगा कहां? चलिए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश की इंडस्ट्री, खास तौर पर एमएसएमईज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ताकत देने पर है। आप देख सकते हैं, इनोवेशन और प्रोडक्शन को पुश देने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। जैसे बायोफार्मा सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और देश को एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने के लिए स्कीम का बजट बढ़ाकर सीधा 40,000 करोड़ कर दिया गया है। अब एक और सवाल उठता है जो छोटे और मझोले उद्योगों यानी एसएमई सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। क्या बजट में 5,000 करोड़ रुपए का कोई एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है? इसका जवाब है नहीं। एसएमई ग्रोथ फंड के लिए जो असल रकम रखी गई है वो 1,000 करोड़ रुपए है। वो जो 5,000 करोड़ की बात होती है वो आत्मनिर्भर भारत फंड के लिए एक अलग से सप्लीमेंट था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसका असर सीधे सीधे हम सबकी जेब पर पड़ता है। जी हाँ, टैक्स में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने वाला है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि टैक्स के नियमों में एक बड़ा फेरबदल होने की तैयारी है। जो लोग विदेश यात्रा करते हैं उनके लिए टैक्स कलेक्शन के सिस्टम को बहुत आसान बना दिया गया है। पहले जो अलग अलग स्लैब का झंझट था उसे हटाकर अब सीधा सीधा 2% का एक फ्लैट रेट लगा दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ ज़रूरी अपडेट्स हैं। शेयर बाजार में ट्रेडिंग थोड़ी महंगी हो सकती है क्योंकि एसटीटी बढ़ा दिया गया है।
लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए विदेश से कोई सामान मंगवाते हैं तो वो अब सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उस पर ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। अब बात करते हैं कंपनियों पर लगने वाले टैक्स की। एक सवाल है कि क्या मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, जिसे मैट कहते हैं, उसे 15% पर सेट किया गया है? नहीं, नई दर 14% है। लेकिन इससे भी बड़ा बदलाव ये है कि अब कंपनियां भविष्य के लिए टैक्स क्रेडिट जमा नहीं कर पाएंगी। इसका उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर एक बड़ा असर पड़ सकता है। टैक्स की बात हो गई, अब जरा देश की बुनियाद पर नजर डालते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास। बजट में इसके लिए भी एक बहुत साफ विजन रखा गया है। इसमें शहरों को आर्थिक पावर हाउस बनाने के लिए बड़े फंड्स दिए जा रहे हैं, नगरपालिकाओं को बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और समुद्री ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बढ़ाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है ताकि लॉजिस्टिक्स बेहतर हो सके। यहाँ एक बहुत ही बारीक पॉइंट है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। सवाल ये है कि राज्यों को जो 1.4 लाख करोड़ का अनुदान मिल रहा है, क्या वो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित था? देखिए, यहीं पर वो छोटा सा डिटेल है जो बहुत बड़ा फर्क डालता है। ये सिफारिश 15वें नहीं बल्कि 16वें वित्त आयोग से आई थी। ये जानना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस बजट का सार क्या है? ये एक तरह से बड़े सपनों का एक ब्लूप्रिंट है, जो ग्रोथ के लिए रणनीतिक निवेश और वित्तीय अनुशासन के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। तो 53.5 लाख करोड़ रुपए का ये पूरा खाका तो हमारे सामने है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कागज पर दिखने वाले ये वादे जमीन पर भी उतर पाएंगे? क्या ये बजट देश को तरक्की की उस रफ्तार पर ले जाएगा जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। कभी सोचा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक छोटा सा फैसला आपके होम लोन की ईएमआई या फिर फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज को कैसे ऊपर नीचे कर सकता है? आज हम उन्हीं बड़े बदलावों को समझने वाले हैं जो इंडियन बैंकिंग की पूरी दुनिया को एक नया आकार दे रहे हैं। तो सवाल सीधा सा है, आरबीआई के ये जो नए नियम हैं वो हमारे पैसों पर कैसे असर डालते हैं? देखिए, चाहे कोई अपना पहला घर खरीदने की सोच रहा हो या अपनी छोटी छोटी बचत को बढ़ता हुआ देखना चाहता हो, ये बदलाव हर किसी के लिए सच में बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम आरबीआई की नई दरों पर नजर डालेंगे जो इकोनॉमी की धड़कन जैसी हैं। फिर देखेंगे कि बैंकों को क्या नए टारगेट्स मिले हैं। इसके बाद हम और आप जैसे ग्राहकों की सेफ्टी के लिए क्या नए इंतजाम हुए हैं वो जानेंगे, और आखिर में कुछ और ज़रूरी रेगुलेटरी बदलावों की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी रेट्स की। ये दरें किसी भी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे हमारे शरीर के लिए नब्ज। इन्हीं से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है और वो किस दिशा में जा रही है। तो सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखा है। अब आसान भाषा में समझे तो ये वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, और जब ये रेट स्थिर रहता है तो इसका मतलब है कि आपके होम लोन और कार लोन की ईएमआई में भी फिलहाल कोई बड़ा बदलाव आने की उम्मीद कम ही है। अगला है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या एसडीएफ रेट, जो कि 5% पर सेट है। इसको एक स्पंज की तरह सोचिए। जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा यानी लिक्विडिटी हो जाती है तो आरबीआई इस टूल का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा पैसे को सोख लेता है। इससे होता यह है कि महंगाई काबू में रहती है। और फिर आते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ और बैंक रेट। ये दोनों 5.50% पर हैं। आप इन्हें बैंकों के लिए एक तरह का इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड मान सकते हैं। जब उन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है तो वे आरबीआई से ओवरनाइट फंड्स लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप सभी जरूरी रेट्स को एक साथ देख सकते हैं। रेपो रेट से लेकर रिवर्स रेपो तक सब कुछ स्टेबल है, और ये जो स्थिरता है ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छा सिग्नल है। इसका मतलब है कि आरबीआई फिलहाल चीजों को बैलेंस रखना चाहता है, जो उधार लेने वालों और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक भरोसे वाला माहौल बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आरबीआई के नियम बैंकों के रोज के कामकाज को, खास तौर पर उनके लोन देने के तरीके को कैसे शक्ल देते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब है देश के उन जरूरी सेक्टर्स को लोन देना जिन्हें सपोर्ट की जरूरत है।
स्मॉल फाइनेंस बैंकों को अपने टोटल लोन का 60% इन सेक्टर्स में देना होता है, जबकि रीजनल रूरल बैंक्स यानी ग्रामीण बैंकों के लिए ये टारगेट और भी ज़्यादा 75% है। इसका सीधा मतलब है कि ग्रामीण बैंक खेती किसानी, छोटे बिजनेस और गांवों में घर बनाने जैसे कामों में और भी ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, जो सीधे सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करता है। आरबीआई ये भी पक्का कर रहा है कि बैंक हर तरह की आर्थिक चुनौती के लिए तैयार रहें। इसीलिए कमर्शियल बैंकों पर एक लिमिट लगाई गई है। वे अपने मुनाफे का सिर्फ 75% तक ही डिविडेंड के तौर पर बांट सकते हैं। मतलब कम से कम 25% प्रॉफिट उन्हें बचाकर रखना ही होगा। इससे बैंक अंदर से मजबूत बनते हैं और ग्राहकों का पैसा भी ज्यादा सेफ रहता है। हालांकि जो बैंक छोटे लेवल पर काम करते हैं, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स, उन्हें थोड़ी सी ढील दी गई है। उनके लिए ये लिमिट 80% है। जाहिर है उनके ऑपरेशंस और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हम सबसे सीधे तौर पर जुड़ा है, हमारी अपनी मेहनत की कमाई और उसकी सेफ्टी। आइए देखते हैं कि आरबीआई बाजार और हम जैसे ग्राहकों दोनों के लिए इस सेफ्टी नेट को और कैसे मजबूत कर रहा है। अच्छा, अगले अपडेट को समझने से पहले ओटीसी डेरिवेटिव्स को जानना जरूरी है। ये असल में वो बड़े बड़े फाइनेंशियल सौदे होते हैं जो स्टॉक मार्केट की तरह किसी ओपन एक्सचेंज पर नहीं, बल्कि दो पार्टियों के बीच प्राइवेटली होते हैं। और इसी वजह से इनमें अक्सर ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की कमी रहती है। और बस इसी पारदर्शिता की कमी को दूर करने के लिए आरबीआई लेकर आया है यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर यानी यूटीआई का नियम। 1 जनवरी 2027 से हर ओटीसी सौदे को एक यूनिक कोड देना कंपल्सरी होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो इन बड़े बड़े फाइनेंशियल डील्स में पारदर्शिता लाएगा, जिससे रेगुलेटर्स के लिए इन पर नजर रखना और जोखिम को मैनेज करना आसान हो जाएगा। और अब कस्टमर्स के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर। अगर बैंक की किसी सर्विस से कोई भी दिक्कत होती है तो अब इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 के तहत पहले से कहीं ज्यादा मुआवजा मिल सकता है। मान लीजिए बैंक की किसी गलती से कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, तो अब मुआवजे की जो मैक्सिमम लिमिट है उससे 20 लाख रुपए से सीधा बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और एम्पावर करने वाला बदलाव है। और इतना ही नहीं, मेंटल हैरेसमेंट और परेशानी जैसे मामलों के लिए भी मुआवजे की रकम को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। पहले जो लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए थी, अब वो 3 लाख रुपए हो गई है। ये ग्राहकों के अधिकारों को एक नई ताकत देता है। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और कुछ और जरूरी रेगुलेटरी अपडेट्स को समझते हैं जो हमारे बैंकिंग सिस्टम को और भी बेहतर बना रहे हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। देखिए, अब तक क्या होता था कि हमारे डिपॉजिट के इंश्योरेंस के लिए सभी बैंक एक जैसा प्रीमियम भरते थे, लेकिन अब एक रिस्क बेस्ड सिस्टम लाया गया है। इसका मतलब ये है कि जो बैंक फाइनेंशियली ज्यादा मजबूत और सेफ है, उन्हें कम प्रीमियम देना होगा। ये नियम एक तरह से अच्छे बैंकों को इनाम देता है और बाकी बैंकों को अपना रिस्क मैनेजमेंट सुधारने के लिए मोटिवेट करता है। तो ये थे आरबीआई के कुछ बड़े और ताज़ा अपडेट्स जो बैंकिंग के हर पहलू को छूते हैं, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे बैंकिंग और ज़्यादा डिजिटल होती जा रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रेगुलेशन का अगला लेवल क्या होगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर। हाल के दिनों में भारत में अरबों डॉलर के इंटरनेशनल लोन्स की काफ़ी बात हो रही है। पैसा आ रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर ये सारा पैसा आ कहाँ से रहा है और इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। बिल्कुल, तो सबसे पहले यही सबसे बड़ा सवाल है, अरबों का सवाल। और इसका जवाब है दुनिया के कुछ सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये इंस्टीट्यूशंस पूरे देश में, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर या फिर क्लीन एनर्जी। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी वर्ल्ड बैंक से। अच्छा, तो वर्ल्ड बैंक ये तो बहुत बड़ा नाम है, तो ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं भारत में? देखिए, इनका फोकस काफी बड़ा है। ये लगभग हर जरूरी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप इस टेबल में देख सकते हैं, पंजाब में एजुकेशन के लिए $286 मिलियन, महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर के लिए करीब करीब $490 मिलियन और पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट के लिए पीएम सेतु प्रोग्राम में तो $830 मिलियन लगे हैं। और तो और हरियाणा और यूपी में क्लीन एयर प्रोजेक्ट्स में भी लगभग $600 मिलियन का फंड है। तो मतलब एजुकेशन से लेकर एनवायरनमेंट तक हर जगह।
तो ये तो हुई वर्ल्ड बैंक की बात। जाहिर है बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन क्या ये अकेले ही हैं या इस कहानी में और भी बड़े नाम शामिल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और बहुत बड़ा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम एडीबी भी कहते हैं, और इन दोनों के काम करने के तरीके में एक मजेदार फर्क है। वर्ल्ड बैंक, जैसा कि हमने देखा, ज्यादातर बड़े देशव्यापी सरकारी प्रोग्राम्स पर फोकस करता है, लेकिन एडीबी का ध्यान, जैसा इसके नाम से पता चलता है, रीजनल डेवलपमेंट पर ज्यादा होता है, और भारत में खास तौर पर पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट पर। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, उनके प्रोजेक्ट्स में साफ दिखता है। जैसे यहाँ देखिए, असम में हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के लिए लगभग $400 मिलियन का लोन दिया है। मेघालय में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए $77 मिलियन, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी से आने वाली बाढ़ और कटाव से निपटने के लिए भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये सारे प्रोजेक्ट्स सीधे सीधे वहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने वाले हैं। और अगर हम सिर्फ असम और मेघालय की इन 2 प्रोजेक्ट्स को ही जोड़ लें तो ये रकम लगभग $500 बिलियन हो जाती है, मतलब $450 मिलियन से भी ज्यादा। ये नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है, जहां अक्सर इन्वेस्टमेंट की कमी रहती है। इससे एडीबी का रीजनल फोकस एकदम साफ हो जाता है। अच्छा, एक और बात है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। मैंने वर्ल्ड बैंक और एसबीआई के एक सोलर प्रोग्राम के बारे में सुना था, पर वो डायरेक्ट लोन नहीं था, वो एक गारंटी थी। अब ये गारंटी का खेल क्या है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में है। वर्ल्ड बैंक ने एसबीआई को सीधे पैसे देने की बजाय एक अलग ही तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी एक स्पेशल एजेंसी MIGA का इस्तेमाल किया। इसका पूरा नाम है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि MIGA एक तरह से लोन का गारंटर बन जाता है। जैसे कोई बड़ा आदमी आपकी गारंटी ले ले तो आपको बैंक आसानी से लोन दे लेता है। बस MIGA भी प्रोजेक्ट्स के लिए यही काम करता है। इससे प्राइवेट बैंकों का रिस्क कम हो जाता है और वो पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। पहला स्टेप, मीगा एक प्राइवेट बैंक जैसे सिटी बैंक को गारंटी देता है। दूसरा स्टेप, अब क्योंकि रिस्क कम हो गया तो सिटी बैंक एसबीआई को उसके रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के लिए लोन दे देता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ऐसा करने से वर्ल्ड बैंक के पास भारत सरकार को सीधे लोन देने की जो लिमिट होती है वो बची रहती है। मतलब वो पैसा किसी और जरूरी काम जैसे कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कितना शानदार तरीका है ना। तो इस गारंटी की वजह से एसबीआई को लगभग $198 मिलियन का फाइनेंस मिला। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि देश भर में घरों की छतों पर और ज्यादा सोलर पैनल लगेंगे, मतलब क्लीन एनर्जी की तरफ एक और बड़ा कदम। तो हमने वर्ल्ड बैंक और एडीबी की बात की, लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है या फिर दूसरे देश और दूसरे बैंक भी इस दौड़ में शामिल हैं? अरे बिल्कुल, ये तो एक ग्लोबल एफर्ट जैसा है। जर्मनी का KfW बैंक एसबीआई को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए $150 मिलियन दे रहा है। सिटी बैंक और जर्मनी का DEG मिलकर श्रीराम फाइनेंस को लोन दे रहे हैं, और एडीबी भी सरकारी प्रोजेक्ट्स के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी पैसा लगा रहा है, जैसे आवास फाइनेंसेस को अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए और मोतीलाल ओसवाल को हाउसिंग फाइनेंस के लिए। तो पैसा सिर्फ सरकार के पास नहीं, बल्कि प्राइवेट कंपनियों के जरिए भी जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो हमने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात कर ली, अरबों डॉलर्स के आंकड़ों की बात कर ली, लेकिन इन सब का असली मतलब क्या है? एक आम इंसान की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? आगे की राह क्या है? और देखिए, यही सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि आखिर में ये सब कुछ बैलेंस शीट पर लिखे नंबरों के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद उन नतीजों से है जो सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो इन लोन्स का असर कुछ ऐसा होगा: स्कूलों में बेहतर पढ़ाई, बड़े शहरों में साफ हवा, युवाओं के लिए अच्छी नौकरी पाने के लिए मॉडर्न स्किल ट्रेनिंग, क्लाइमेट चेंज के असर से बचने की बेहतर तैयारी, और लोगों के लिए सस्ते घर और सोलर एनर्जी जैसी चीजें आसानी से उपलब्ध होंगी। असल में यही इन सभी लोन्स का निचोड़ है। और ये तो बस अभी की बात है। वर्ल्ड बैंक ने एक नया फ्रेमवर्क बनाया है जिसके तहत वो अगले 5 साल तक हर साल $8 से $10 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करने की योजना बना रहा है। सोचिए, ये कितना बड़ा अमाउंट है। ये भारत के विकास के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आखिर में बस यही सवाल मन में आता है कि इतने बड़े पैमाने पर और लगातार होने वाले इन्वेस्टमेंट से आने वाले दशक में भारत के डेवलपमेंट की तस्वीर कितनी और कैसे बदल सकती है? नमस्कार, चलिए
आज भारत के साहित्यिक परिदृश्य यानी लिटरेरी सीन में गोता लगाते हैं और 2026 की सबसे बड़ी और दिलचस्प उपलब्धियों पर एक नज़र डालते हैं। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि उन कहानियों और आवाज़ों का जश्न है जो हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं। तो आपको लगता है कि आप इस साल की बड़ी बड़ी किताबों और लेखकों के बारे में सब जानते हैं? चलिए देखते हैं। हम इसकी शुरुआत करेंगे कुछ सवालों से, और सबसे पहले बात होगी भारतीय साहित्य के सबसे बड़े सम्मानों की। तो राउंड 1 में हम उन 2 अवार्ड्स पर फोकस करेंगे जो भारतीय साहित्य में उत्कृष्टता का पैमाना माने जाते हैं और हमारे दौर के सबसे बड़े साहित्यिक दिग्गजों को सम्मानित करते हैं। तो सवाल है, 35वां सरस्वती सम्मान किसे मिला? आपको बता दूं, ये अवार्ड 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन ने शुरू किया था, और ये सिर्फ अपनी प्राइज मनी के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की 22 भाषाओं में बेहतरीन काम को पहचानने के लिए जाना जाता है। और इसका जवाब है राम कुमार मुखोपाध्याय, उनके बंगाली उपन्यास हारा पार्वती कथा के लिए। ये एक ऐसी जबरदस्त कहानी है जो पौराणिक कथाओं और आज के दौर को बड़ी खूबसूरती से एक साथ पिरोती है। वाकई एक शानदार साहित्यिक उपलब्धि। चलिए अब बात करते हैं उस अवार्ड की जिसे भारतीय साहित्य का शिखर माना जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये सम्मान किसी लेखक के साहित्य में उनके ओवरऑल योगदान को पहचानता है, जो इसे देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक बनाता है। और 60वां पुरस्कार मिला है महान लेखक आर वैरामुथु को। वो अपनी काव्यात्मक शैली और तमिल साहित्य में गहरे योगदान के लिए जाने जाते हैं। उनका काम अक्सर इंसानी जज्बातों की गहराइयों को टटोलता है। तो ये तो हुए हमारे टॉप ऑनर्स। अब चलते हैं एक ऐसे अवार्ड की तरफ जो भारत की समृद्ध भाषाई विविधता का असली जश्न मनाता है और 24 अलग अलग भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता को पहचानता है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की सबसे बड़ी खासियत है इसका दायरा। सोचिए, 24 भाषाओं के विजेता। ये सच में भारतीय साहित्य की विविधता को दिखाता है। तो चलिए कुछ बड़े नामों पर एक नजर डालते हैं। विजेताओं की ये लिस्ट काफी प्रभावशाली है। देखिए, अंग्रेजी में क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए नवतेज सरना और हिंदी में अपने काम के लिए ममता कालिया जैसे जाने माने नाम शामिल हैं। हर विजेता हमारे देश की साहित्यिक समृद्धि में एक अनूठा दृष्टिकोण जोड़ता है। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर 2026 में भारत से जुड़े लेखकों ने क्या धूम मचाई। ये अवार्ड सिर्फ लेखकों को ही नहीं, बल्कि भारत से जुड़ी कहानियों और इतिहास को भी दुनिया भर में पहचान दिलाते हैं, जिससे हमारी सांस्कृतिक समझ और गहरी होती है। और ये ग्लोबल इम्पैक्ट यहाँ साफ दिखता है। इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल ने अपनी किताब द गोल्डन रोड के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज जीता, जिसमें बताया गया है कि कैसे प्राचीन भारत ने दुनिया को बदला। वहीं अरुंधति रॉय को उनके उपन्यास मदर मैरी कम्स टू मी के लिए प्रतिष्ठित यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला। चलिए अब आते हैं हमारे फाइनल राउंड पर। इसमें हम फटाफट नजर डालेंगे 2026 की कुछ सबसे ज्यादा चर्चित नई किताबों पर, जो बड़े नामों ने लिखी हैं और जिन पर खूब बातें हुई हैं। ये एक ऐसा संस्मरण है जिसका महीनों से इंतजार था। ये हमें भारतीय सेना के टॉप लेवल पर फैसले कैसे लिए जाते हैं, उसकी एक सीधी और अनफिल्टर्ड झलक देता है। और किताब का टाइटल है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जो लोग मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री और लीडरशिप में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए तो ये एक ज़रूरी किताब है। ये किताब इतिहास के बारे में हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देती है। ये उन कहानियों और घटनाओं पर रोशनी डालती है जिन्हें अक्सर मुख्य धारा में या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या भुला दिया जाता है। अनुभवी पत्रकार प्रेम प्रकाश ने हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड मी इन अनदेखे इतिहासों को सामने लाने का बीड़ा उठाया है, जो हमें हमारे अतीत की एक ज्यादा गहरी समझ देता है। अब थोड़ा अलग विषय की ओर चलते हैं। ये जीवनी इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद के जीवन और उनकी शिक्षाओं में गहराई से उतरती है और एक वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन के पीछे के व्यक्ति के बारे में बताती है। ये किताब हिंदोल सेनगुप्ता ने लिखी है, जो अपनी गहरी रिसर्च वाली जीवनियों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ वो श्री प्रभुपाद के जीवन और लीडरशिप के सबकों को सामने लाते हैं, जो इसे आध्यात्मिक साधकों और नेताओं दोनों के लिए एक दिलचस्प किताब बनाता है। तो जैसा कि हमने देखा, इस साल की बड़ी किताबों में 3 विषय साफ तौर पर हावी रहे हैं: संस्मरण, इतिहास और आध्यात्मिकता। ये तीनों थीम कहीं न कहीं हमारे समय की सामूहिक चेतना को दर्शाती हैं।
तो 2026 ने हमें सोचने के लिए नए नजरियों और कहानियों का एक खजाना दिया है। इतनी सारी दमदार नई किताबों और सम्मानित लेखकों के साथ अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले कौन सी कहानी पढ़ी जाएगी। ये साल यकीनन साहित्यिक दुनिया के लिए बहुत समृद्ध रहा है और हम ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि आगे क्या होता है। 2026 की शुरुआत, अरे वाह! भारतीय खेलों के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता था। मतलब पहले 3 महीने ही इतने जबरदस्त रहे कि हर तरफ बस जीत का जश्न था। चलिए देखते हैं कि ये सफर कितना शानदार रहा। हाँ, मतलब एक्शन से भरपूर थे पहले 3 महीने। इतने सारे यादगार पल थे, लेकिन एक जीत ऐसी थी जिसने सच में पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया है ना। वो कौन सी जीत थी? हाँ, बिल्कुल, और वो पल कहीं और से नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान से आया। एक ऐसी जबरदस्त जीत जिसके आगे सब कुछ फीका पड़ गया। तो लीजिए, वो सबसे बड़ी खबर थी। भारत बना T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हमारा हुआ। मतलब वो जो जश्न का माहौल था ना पूरे देश में, वो देखने लायक था। और फाइनल, क्या कमाल का मैच था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ। एकदम नेल बाइटिंग फिनिश। और हमारे हीरो विराट कोहली बल्ले से ऐसा कमाल दिखाया कि प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। और गेंद से जसप्रीत बुमराह। पूरे टूर्नामेंट में उनकी गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं था और वो बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। सच में इन दोनों ने मिलकर हमें ये कप दिलाया। अच्छा, तो मेंस टीम ने तो कमाल कर ही दिया, लेकिन हमारी विमेंस टीम भी तो पीछे नहीं थी, है ना? विमेंस प्रीमियर लीग WPL की बात करते हैं। वहां क्या माहौल था? WPL का फाइनल भी क्या जबरदस्त था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। और कप्तान स्मृति मंधाना, क्या लीडरशिप दिखाई उन्होंने। और देखिए, ये पहली तिमाही तो सच में स्मृति मंधाना के नाम थी। मतलब अब सोचिए, WPL की विनिंग कैप्टन बनी, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी रही। यही नहीं, सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप भी जीती और ऊपर से BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब भी। मतलब एक के बाद एक कमाल। ठीक है, तो क्रिकेट में तो हम छा गए, लेकिन कहानी सिर्फ क्रिकेट तक ही तो सीमित नहीं है। दूसरे टीम स्पोर्ट्स का क्या हाल रहा? वहां हमारी टीमों ने क्या कमाल किया? वहां भी हमारा दबदबा कायम रहा। हॉकी की बात करें तो हॉकी इंडिया लीग के फाइनल में कलिंगा लैंसेस ने रांची रॉयल्स को 3-2 के कड़े मुकाबले में हराया। और फुटबॉल में जो हमारी प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी है, वो सर्विसेज ने जीती केरला को हराकर। तो मतलब हॉकी और फुटबॉल में भी जीत का परचम लहराया। ये तो हुई टीम विक्ट्रीज की बात, जो हमेशा शानदार होती हैं। लेकिन चलिए अब उन इंडिविजुअल स्टार्स पर फोकस करते हैं जिन्होंने इस दौरान कुछ बड़ा, कुछ ऐतिहासिक कर दिखाया। हाँ बिल्कुल, कई ऐसे एथलीट थे जिन्होंने अपने दम पर इतिहास रचा। और इसकी शुरुआत करते हैं भारतीय बैडमिंटन की एक बहुत बड़ी स्टार से। 500 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है PV सिंधु की सालों की मेहनत, उनकी लगन, उनका डेडिकेशन। उन्होंने अपने करियर में 500 सिंगल्स मैच जीतने का वो मुकाम हासिल किया है जो उनसे पहले किसी भी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने नहीं किया था। वाकई एक जबरदस्त उपलब्धि। और अब बात करते हैं शतरंज की बिसात की, जहां हमारे युवा दिमाग कमाल कर रहे हैं। आर्यन वार्ष्णेय बने भारत के 92nd ग्रैंड मास्टर। फिर आए मयंक चक्रवर्ती, जो 94th ग्रैंड मास्टर बने। लेकिन मयंक की उपलब्धि और भी खास है, क्योंकि वो असम से यानी नॉर्थ ईस्ट से आने वाले भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। इसी बीच नई दिल्ली में प्रतिष्ठित इंडिया ओपन भी हुआ। हाँ, ये सच है कि कोई भारतीय खिलाड़ी टाइटल नहीं जीत पाया, लेकिन दुनिया के टॉप प्लेयर्स को अपने देश में खेलते देखना हमेशा एक शानदार अनुभव होता है। मेंस सिंगल्स में लिन चुनई जीते और विमेंस सिंगल्स का खिताब एन से यंग के नाम रहा। तो ठीक है, प्रेजेंट तो बहुत शानदार है, लेकिन भविष्य कैसा दिख रहा है? क्या नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं और आगे कौन कौन से बड़े इवेंट्स हैं जिन पर हमारी नजर होनी चाहिए? भविष्य की नींव भी रखी जा रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के पहले फेज में हमें कई नए टैलेंट देखने को मिले। हरियाणा 7 मेडल्स के साथ टॉप पर रहा और लद्दाख और महाराष्ट्र ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये दिखाता है कि अब देश के हर कोने से स्पोर्ट्स टैलेंट निकलकर आ रहा है। और आगे का रास्ता तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग है।
2027 में हमारे यंग एथलीट्स माल्टा में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में हिस्सा लेंगे और फिर 2028 में भारत में होगा वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स भुवनेश्वर में। मतलब दुनिया की नजरें हम पर होंगी। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का पल होगा। तो साल की शुरुआत इतनी धाकड़ हुई है, इतनी सारी जीतें मिली हैं, तो एक सवाल मन में आता है, क्या 2026 भारतीय खेलों के इतिहास का सबसे सुनहरा साल बनने जा रहा है? अच्छा, कभी सोचा है कि लोन की शर्तें हों, बीमा के नियम हों या फिर पेंशन का भविष्य, ये सब पर्दे के पीछे तय कौन करता है? आज हम इन्हीं गुमनाम वास्तुकारों की कहानी सामने ला रहे हैं। जरा सोचिए, जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बनाने वाली, उन्हें आकार देने वाली ताकतें कौन हैं? ये नियम बस यूं ही तो नहीं बन जाते हैं ना? तो शायद मन में आ रहा होगा कि भाई आरबीआई या सरकार ही ये सब करती होगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। असली जवाब इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये काम करती हैं भारत की सबसे शक्तिशाली वित्तीय समितियां। जी हाँ, ये सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स का ग्रुप नहीं है। ये वो ताकतें हैं जो हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की दिशा और दशा तय करती हैं। तो चलिए सबसे पहले जड़ों से ही शुरू करते हैं। आज हम जो ये पूरा मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम देखते हैं, इसकी नींव आखिर रखी किसने? वो कौन सी शुरुआती समितियां थीं जिन्होंने हमारे बैंकिंग और बीमा सेक्टर का, कह सकते हैं, पूरा नक्शा ही बदल दिया? देखिए, 1991 से पहले ना भारत का बैंकिंग और बीमा सेक्टर एक तरह से बंद दरवाजे जैसा था। फिर आया आर्थिक उदारीकरण का दौर, और इस दौर में दो समितियां गेम चेंजर बनकर सामने आईं। बैंकिंग के लिए नरसिम्हम समिति और बीमा के लिए मल्होत्रा समिति। इन्हीं दोनों ने आज के सिस्टम की, जिसे हम जानते हैं, उसकी नींव रखी। नरसिम्हम समिति ने तो समझिए बैंकिंग में एक क्रांति हिला दी। पहले क्या था? हेल्थ कोड जैसा एक सिस्टम था जो सच कहें तो बहुत पारदर्शी नहीं था। समिति ने इसे हटाकर एक बिल्कुल नई ट्रांसपेरेंट व्यवस्था लागू की, जिसे हम आज IRAC नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। इसने बैंकों को अपने कर्जों की क्वालिटी, खासकर बुरे कर्जों के बारे में ज्यादा ईमानदार होने पर मजबूर कर दिया। अब ये IRAC नॉर्म्स हैं क्या? आसान भाषा में समझिए, इसने बैंकों के लिए अपने बुरे लोन्स यानी NPS को कालीन के नीचे छिपाना लगभग नामुमकिन बना दिया। अगर कोई लोन डूब रहा है तो बैंक को ये मानना ही पड़ेगा और उसके लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी, यानी पैसे अलग रखने होंगे। इस एक नियम ने, आप मानिए, पूरे बैंकिंग सिस्टम को बड़े घोटालों से बचाने और उसे स्थिर बनाने में एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ मल्होत्रा समिति ने बीमा सेक्टर के लिए किया। उनकी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सिफारिश क्या थी? एक आजाद रेगुलेटर बनाने की। एक ऐसी संस्था जो ग्राहकों और कंपनियों दोनों के हितों का ध्यान रखे। और इसी सोच का नतीजा था 1999 में IRDAI का जन्म, जो आज पूरे बीमा बाजार को रेगुलेट करता है। अच्छा, तो ये तो हो गई इतिहास की बात, नींव की बात। अब आते हैं आज पर। आज कौन सी समितियां हैं जो हमारे रिटायरमेंट के भविष्य को संवार रही हैं? खासकर जब बात आती है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS की, तो इसे और बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए कौन से एक्सपर्ट ग्रुप्स इस पर काम कर रहे हैं? तो देखिए, इसमें सबसे पहले नाम आता है PFRDA की सार्ज समिति का। इसके अध्यक्ष हैं नारायण रामचंद्रन। अब इसका काम क्या है? इसका काम है NPS के इन्वेस्टमेंट के तरीकों की पूरी तरह से समीक्षा करना। मतलब ये लोग ये तय कर रहे हैं कि हम सबका जो मेहनत का पैसा पेंशन के लिए कटता है, उसे स्टॉक मार्केट में लगाना है, सरकारी बॉन्ड्स में डालना है या कहीं और, ताकि वो पैसा सेफ भी रहे और साथ साथ बढ़ता भी रहे। अब जो दूसरी समिति है वो तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं MS साहू, और ये समिति एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रही है। क्या NPS सब्सक्राइबर्स को एक गारंटीड यानी पक्का रिटर्न मिल सकता है? जरा सोचिए, अगर पेंशन की कमाई हर साल फिक्स हो, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, कितना बड़ा बदलाव होगा ये। तो ये समिति इसी बड़ी संभावना पर काम कर रही है, जो करोड़ों पेंशनधारियों के लिए एक रियल गेम चेंजर हो सकती है। और बात सिर्फ पेंशन रेगुलेटर PFRDA तक ही सीमित नहीं है। नीति आयोग भी इस मिशन में पूरी तरह से शामिल है। उसने भी एक अलग एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। ये कमेटी क्या कर रही है? ये NPS की तुलना दुनिया की जो बेस्ट पेंशन स्कीम्स हैं उनसे कर रही है, ताकि इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाया जा सके। चलिए अब पेंशन से आगे बढ़ते हैं। बीमा की दुनिया में एक बहुत ही खास और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हिस्सा है, उस पर नजर डालते हैं।
हम बात कर रहे हैं पुनर्बीमा की, यानी री इंश्योरेंस। आसान भाषा में कहें तो ये बीमा कंपनियों का बीमा होता है। अब सवाल ये है कि इस जटिल दुनिया में रेगुलेटर यानी IRDAI को सलाह कौन देता है? तो इसी काम के लिए IRDAI ने हाल ही में अपनी पुनर्बीमा सलाहकार समिति को फिर से बनाया है। AV गिरिजा कुमार इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और अगले 3 साल तक ये कमेटी पुनर्बीमा से जुड़े हर छोटे बड़े अहम मामले पर रेगुलेटर को अपनी एक्सपर्ट सलाह देगी। इसका मकसद यही है कि ये बाजार स्थिर रहे और मजबूत बना रहे। तो हमने काफी सारी महत्वपूर्ण समितियों की बात कर ली है ना। चलिए एक बार फटाफट इन सबको एक साथ देख लेते हैं ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं वो अच्छे से याद रह जाएं। तो देखिए, नरसिम्हम समिति, इन्होंने बैंकिंग में पारदर्शिता लाई। मल्होत्रा समिति, बीमा के लिए IRDAI की नींव रखी। और जो आज की समितियां हैं, PFRDA की सार्क समिति NPS के इन्वेस्टमेंट को देख रही है, MS साहू वाली समिति NPS में गारंटीड रिटर्न पर काम कर रही है और IRDAI की समिति पुनर्बीमा के भविष्य को आकार दे रही है। एकदम सिंपल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये समितियां इतनी जरूरी क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर के आर्किटेक्ट्स हैं, हमारे वित्तीय भविष्य के वास्तुकार। इनकी सिफारिशें सिर्फ फाइलों में बंद नहीं रहती, ये असल में तय करती हैं कि हम सबका पैसा कितना सेफ है, हमारा रिटायरमेंट कैसा होगा और हमारे देश का पूरा आर्थिक ढांचा कितना मजबूत है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बदल रही है, डिजिटल हो रही है, नई नई चुनौतियां आ रही हैं, तो इन वास्तुकारों के सामने अगली बड़ी चुनौती, अगली बड़ी पहेली क्या होगी जिसे उन्हें सुलझाना होगा? क्या वो क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन होगा या फिर क्लाइमेट चेंज से जुड़े जो फाइनेंशियल रिस्क हैं वो होंगे? जो भी हो, भविष्य का खाका तो अभी तैयार हो ही रहा है। नमस्कार, चलिए बात करते हैं 2026 की उन किताबों और लेखकों की जो इस साल चर्चा में रहें। तो 2026 में साहित्य की दुनिया में क्या कुछ खास हुआ? कौन सी किताबें थी, कौन से लेखक थे जो छाए रहे? चलिए देखते हैं इस साल के बड़े बड़े अवार्ड्स, कुछ बेहद दिलचस्प संस्मरण और उन आवाज़ों को जिन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। तो शुरुआत करते हैं जाहिर है सबसे बड़े सम्मानों से। देखते हैं कि साहित्य जगत के सबसे बड़े पुरस्कार इस साल किसकी झोली में गए। बात जब भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान की हो तो जाहिर है नाम आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार का। और इस साल तो ये और भी खास रहा क्योंकि एक नहीं बल्कि 2 बड़े नामों को ये सम्मान मिला। हाँ, तो 2026 में 2 पुरस्कार एक साथ दिए गए। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्दू साहित्य के दिग्गज गुलजार साहब को और 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गया जाने माने तमिल लेखक आर वीरामुथु के नाम। और देखिए, आर वीरामुथु का ये अवार्ड जीतना एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ तीसरे तमिल लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ सम्मान मिला है। ये दिखाता है कि तमिल साहित्य को राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बड़ी पहचान मिल रही है। अच्छा, ज्ञानपीठ तो हो गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की भी खूब धूम रही। और ये अवार्ड्स इसलिए खास हैं क्योंकि ये भारत की 24 अलग-अलग भाषाओं में बेहतरीन लेखन को सम्मानित करते हैं। और विजेताओं की लिस्ट देखिए जरा। हिंदी में ममता कालिया को मिला 3 देवियां के लिए, तो अंग्रेजी में नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। संस्कृत, मणिपुरी, तमिल, हर भाषा के बेहतरीन लेखकों को सम्मान मिला। सच में यही तो भारतीय साहित्य खूबसूरती है ना? चलिए अब अवार्ड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन किताबों की जो सीधे लेखक की जिंदगी से निकल कर आईं, मतलब मेमोइर्स। और इस साल कुछ बहुत ही पावरफुल किताबें सामने आईं। एक किताब ऐसी थी जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई, एक ऐसा संस्मरण जो एक बहुत बड़े और जाने माने चेहरे ने लिखा था। और इसमें हमें उन जगहों की कहानी पढ़ने को मिली जहां आमतौर पर हमारी पहुंच नहीं होती। जी हाँ, बात हो रही है जनरल MM नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की। इस आत्मकथा ने सेना के सबसे ऊंचे ओहदों से चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। उनके सफर और उनके बड़े फैसलों पर खुलकर की गई बात ने वाकई काफी सुर्खियां बटोरी। तो एक तरफ तो ये पर्सनल स्टोरीज थीं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लेखकों ने इतिहास के पन्नों को फिर से पलटा। उन्होंने भारत की कहानी और हमारे बड़े बड़े नायकों को एक नए चश्मे से देखने की कोशिश की। और इसमें एक बड़ा नाम है इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल का। उनकी किताब द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड ने तो प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 भी जीता।
ये किताब इस बात पर रोशनी डालती है कि प्राचीन भारत का दुनिया पर कितना गहरा असर था। और वहीं एक और दिलचस्प किताब आई, डॉक्टर धीरज काकड़िया की महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। अब देखिए, गांधी जी पर तो हजारों किताबें हैं, लेकिन ये किताब उनके जीवन को एक कम्युनिकेटर के तौर पर देखती है कि कैसे उन्होंने अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन से पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया। और कम्युनिकेशन की ये जो ताकत है ना, जब इसमें करुणा यानी कंपैशन जुड़ जाती है तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। और यही थीम, यही विषय हमें दुनिया के दो बड़े आध्यात्मिक गुरुओं की किताबों में भी देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की। उनकी नई किताब का सेंट्रल आइडिया ही है करुणा की शक्ति, द पावर ऑफ कंपैशन। एक ऐसा आइडिया जिसकी आज की दुनिया में शायद हम सबको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो एक तरफ कैलाश सत्यार्थी की किताब है और दूसरी तरफ दलाई लामा की ऑडियो बुक मेडिटेशन। और मजे की बात यह है कि इस ऑडियो बुक ने तो बेस्ट ऑडियो बुक के लिए 68th ग्रैमी अवार्ड भी जीता। तो ये दोनों ही किताबें दिखाती हैं कि दुनिया भर में लोग अब माइंडफुलनेस और एम्पैथी जैसी चीजों पर कितना ध्यान दे रहे हैं। तो इन सब किताबों और पुरस्कारों को देखकर क्या लगता है, 2026 की कहानियों का सार क्या है? तो हमने देखा कि एक तरफ इतिहास को, अपने बड़े नायकों को फिर से समझने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ जो बड़े पदों पर रहे हैं उनके अनुभव, उनके मेमोइर्स लोग पढ़ना चाह रहे हैं। और इन सब के बीच करुणा और कम्युनिकेशन जैसे विषयों पर भी जोर है। साथ ही भारत की अलग अलग भाषाओं के साहित्य को भी पहचान मिल रही है। तो सवाल यह है कि अगर ये 2026 की कहानियां हैं, तो 2027 और उसके बाद की कहानियां कैसी होंगी? आज जो किताबें हम पढ़ रहे हैं वो कल हमारे सोचने का तरीका बदलेंगी। तो बस इंतजार है ये देखने का कि अगला बड़ा चैप्टर क्या होगा। साल 2026 वाकई में उपलब्धियों का एक शानदार साल रहा। हर क्षेत्र में कुछ लोगों ने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। तो चलिए देखते हैं कि इस साल किसने अपनी मेहनत से इतिहास रचा। देखिए, 2026 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर ढेरों सम्मान दिए गए हैं। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि जीता कौन। इस विश्लेषण में हम ये भी समझेंगे कि आखिर ये पुरस्कार, ये सम्मान हमारे समय के बारे में हमें क्या बताते हैं। शुरुआत करते हैं अपने देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों से। जी हाँ, पद्म पुरस्कार। ये वो अवार्ड्स हैं जो देश के लिए की गई असाधारण सेवा को सलाम करते हैं। पद्म पुरस्कारों के बाद चलिए मनोरंजन की चमचमाती दुनिया में, जहां ऑस्कर जैसे बड़े पुरस्कार साल की सबसे बेहतरीन फिल्मों का जश्न मनाते हैं। और फिर साहित्य के क्षेत्र में हम उन लेखकों को सम्मानित करते हैं जिनकी कलम ने हमारी संस्कृति और समाज पर एक गहरी छाप छोड़ी है। तो आइए सबसे पहले भारत के सर्वोच्च सम्मानों पर एक करीबी नजर डालते हैं, जो उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने सेवा और वीरता के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। साल 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। अब इसका जो बंटवारा है वो काफी दिलचस्प है। 5 सर्वोच्च सम्मान यानी पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वालों को पहचाना गया। और अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र इस लिस्ट में सबसे आगे रहा, जिसने पूरे 15 पद्मश्री पुरस्कार अपने नाम किए। अब जरा सैन्य सम्मानों की बात करते हैं। अशोक चक्र, जो भारत का सबसे बड़ा शांतिकालीन सैन्य सम्मान है, उसे एक सशस्त्र बल कर्मी के लिए मंजूरी दी गई। और इसके साथ ही कीर्ति चक्र, जो अविश्वसनीय वीरता के लिए दिया जाता है, उसे 3 सशस्त्र बल कर्मियों के लिए औपचारिक रूप से मंजूर किया गया। लेकिन देश सेवा के लिए सम्मान का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के ने तो इतिहास ही रच दिया। वो भारतीय सेना की पहली महिला बनी जिन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। और हां, पीआर श्रीजेश को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। तो राष्ट्रीय सेवा से अब चलते हैं कला और संस्कृति की दुनिया में। स्क्रीन से लेकर पन्नों तक देखते हैं कि 2026 में किसने अपनी रचनात्मकता से सबका दिल जीता। फिल्म जगत में 98वें एकेडमी अवार्ड्स और गोल्डन ग्लोब्स में काफी धूम रही, जहां साल की सबसे बड़ी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। तो चलिए देखते हैं बड़े पुरस्कार किसकी झोली में गए। तो सबसे बड़ा पुरस्कार यानी बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर वो गया द लास्ट सिम्फनी को। और सिर्फ एक नहीं, इस फिल्म ने कुल 6 अवार्ड्स जीते। वहीं पॉल थॉमस एंडरसन को उनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का गोल्डन ग्लोब मिला।
साहित्य की दुनिया में भी दो बड़े नामों को सम्मानित किया गया। महान गुलजार साहब को उर्दू साहित्य में उनके शानदार योगदान के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और रामकुमार को उनके बंगाली उपन्यास हारा पार्वती कथा के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। और संगीत की दुनिया में एक ग्लोबल सुपरस्टार को एक ऐतिहासिक सम्मान मिला। जी हाँ, टेलर स्विफ्ट सिर्फ 36 साल की उम्र में सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गईं और वो ये सम्मान पाने वाली अब तक की दूसरी सबसे कम उम्र की हस्ती बन गई हैं। अच्छा, कला और संस्कृति से आगे बढ़ते हैं। अब हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सेवा के क्षेत्र में हुई असाधारण उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। चलिए एक बड़ी संख्या से शुरू करते हैं। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन होंग ने IEEE मेडल ऑफ ऑनर जीता, जिसके साथ उन्हें $2 मिलियन का नकद पुरस्कार भी मिला। काफी बड़ी रकम है। और वैश्विक मंच पर भी भारतीयों ने अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी। डॉक्टर वीरभद्रन रामनाथन को जलवायु अनुसंधान के लिए क्रॉफर्ड पुरस्कार मिला। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने और मेजर स्वाति शांता कुमार को दक्षिण सूडान में उनकी बेहतरीन सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया। ये तो हुई व्यक्तिगत प्रतिभा की बात, लेकिन कुछ पल ऐसे भी थे जब पूरे देश ने एक साथ मिलकर गर्व महसूस किया। जैसे कि गणतंत्र दिवस समारोह, इसमें भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार मिला, जबकि महाराष्ट्र की शानदार गणेशोत्सव थीम वाली झांकी ने सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार अपने नाम किया। सम्मानों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। भारत को बायोफैक्ट 2026 जैविक व्यापार मेले में कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया। सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर मिला और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने एशिया का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार जीता। तो विज्ञान और कला से लेकर सैन्य वीरता और जन सेवा तक ये सभी सम्मान 2026 में एक राष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं और उसकी सफलताओं की एक तस्वीर पेश करते हैं। ये उपलब्धियां न केवल व्यक्तिगत प्रतिभा का जश्न मनाती हैं, बल्कि एक देश के तौर पर हमारी सामूहिक ताकत को भी दिखाती हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये रफ्तार हमें भविष्य में कहां ले जाती है। नमस्कार, चलिए 2026 के पहले 3 महीनों के कैलेंडर पर एक नजर डालते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये असल में एक कहानी बताती हैं कि एक देश के तौर पर और एक दुनिया के तौर पर हमारे लिए क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। तो इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इन सारी तारीखों को 5 अहम हिस्सों में बांट दिया है। हम बात करेंगे राष्ट्र और शासन की, फिर विज्ञान और नवाचार, समाज और जागरूकता, स्वास्थ्य और कल्याण और आखिर में प्रकृति और स्थिरता की। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्र और शासन से। तो सबसे पहले बात करते हैं उन दिनों की जो हमारी राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करते हैं। ये वो दिन हैं जो हमारे लोकतंत्र, हमारे शासन और एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। तो जब हम अपने राष्ट्र की बात करते हैं, सबसे पहले जिक्र आता है गणतंत्र दिवस का। सवाल यह है कि 2026 का गणतंत्र दिवस इतना खास क्यों था? इसका जवाब ना एक बहुत बड़े ऐतिहासिक पल में छिपा है। और वो पल इस नंबर से जुड़ा है 150। जी हाँ, 150 साल। ये हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्षों का प्रतीक है। हमारे 77वें गणतंत्र दिवस की थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। सोचिए, बंकिम चंद्र चटर्जी की वो रचना जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बनी, उसके 150 साल पूरे होने का ये जश्न था। ये गीत आज भी करोड़ों दिलों में जोश भर देता है। लेकिन बात सिर्फ थीम तक ही सीमित नहीं थी। इस साल परेड में पहली बार यूरोपीय संघ की एक सैन्य टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया, जो हमारे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को दिखाता है। साथ ही हमारी सेना की नई भैरव बटालियन ने भी परेड में अपना डेब्यू किया। और एक बड़ा कदम, गुजरात उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। गणतंत्र दिवस तो सिर्फ एक शुरुआत थी। जनवरी का पूरा महीना ही ऐसे दिनों से भरा हुआ था जो हमें एक नागरिक के तौर पर हमारी ताकत और हमारे इतिहास की याद दिलाते हैं। जरा जनवरी के कैलेंडर पर नजर डालिए। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, फिर 12 को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस, 23 जनवरी को नेताजी की याद में पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को एक नहीं बल्कि 2 बड़े दिन थे, राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसकी थीम थी मेरा भारत मेरा वोट। और फिर 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे, जिसका संदेश था अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। वाकई ये महीना नागरिक जागरूकता से भरपूर था। चलिए
अब शासन की बातों से आगे बढ़ते हैं और देश की तरक्की के एक और बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं, और वो है विज्ञान और नवाचार। हर साल 28 फरवरी को हम सीवी रमन की महान खोज को याद करते हुए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, पर 2026 में इसका फोकस बहुत ही खास और भविष्य को दिशा देने वाला था। इस साल की थीम थी विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देना। ये थीम सिर्फ खोजों का जश्न नहीं मना रही थी, बल्कि उन महिलाओं को सलाम कर रही थी जो इन खोजों के पीछे हैं और देश को एक विकसित भारत बनाने में अपना अहम योगदान दे रही हैं। और हाँ, इसी बीच 14 मार्च को पाई डे ने भी हमें गणित और विज्ञान की दिलचस्प दुनिया की याद दिलाई। देखिए, विज्ञान की तरक्की अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ साथ एक मजबूत और जागरूक समाज बनाना भी उतना ही जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे उन तारीखों की जो हमें सामाजिक न्याय और आपसी समझ की याद दिलाती हैं। फरवरी और मार्च के महीने वाकई सामाजिक जागरूकता से भरे होते हैं। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 22 को विश्व चिंतन दिवस, और फिर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसकी थीम थी सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, न्याय और कार्रवाई। ये सारे दिन हमें एक बेहतर और ज्यादा बराबरी वाला समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। एक न्यायपूर्ण समाज की नींव क्या होती है? उसके स्वस्थ नागरिक, है ना? इसीलिए हमारा अगला विषय सीधे तौर पर हम सबसे जुड़ा है, स्वास्थ्य और कल्याण। साल 2026 की पहली तिमाही में हमारी सेहत को लेकर जागरूकता फैलाने पर काफी जोर दिया गया। कई ऐसे अभियान चले जो हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत करते हैं। इस लिस्ट को देखिए। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस से शुरू होकर 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस तक हर दिन किसी न किसी अहम स्वास्थ्य मुद्दे पर हमारा ध्यान खींचता है। बीच में 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि बीमारी से बचाव और सही समय पर इलाज कितना जरूरी है। और इन सब में 7 मार्च को मनाए गए जन औषधि दिवस की थीम बहुत कुछ कहती है। जन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी। ये सरकार के उस वादे को दिखाती है जिसमें हर किसी तक सस्ती और अच्छी दवाएं पहुंचाने का लक्ष्य है। ये एक बहुत बड़ी पहल है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सबकी पहुंच में हों। वैसे अच्छी सेहत का मतलब सिर्फ हमारा शरीर नहीं होता। ये हमारे आसपास के माहौल, हमारे पर्यावरण की सेहत से भी जुड़ी हुई है। इसीलिए हमारा आखिरी और सबसे जरूरी विषय है प्रकृति और स्थिरता। तो चलिए देखते हैं कि 2026 की शुरुआत में पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए किन जरूरी मुद्दों पर फोकस किया गया। इस तिमाही में पर्यावरण संरक्षण पर खासा ध्यान दिया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम थी वेटलैंड्स और पारंपरिक ज्ञान, जो हमें हमारी पारंपरिक समझ की अहमियत बताती है। वहीं 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस का फोकस औषधीय और सुगंधित पौधों पर था। ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि इस ग्रह को बचाने की हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। अब ये बहुत दिलचस्प है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के लिए 2 अलग-अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थीम सामने आईं। जल और लिंग और शांति के लिए जल। ये दिखाता है कि पानी सिर्फ पीने की चीज नहीं है, ये लैंगिक समानता से लेकर दुनिया में शांति स्थापित करने तक से जुड़ा हुआ है। तो इन सभी विषयों को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक साफ तस्वीर उभरती है। 2026 की शुरुआत में नागरिक गौरव, वैज्ञानिक तरक्की, सामाजिक न्याय, लोगों का स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा, इन सभी पर जोर दिया गया। ये कैलेंडर हमें ये याद दिलाता है कि एक बेहतर भविष्य के लिए हमें इन सभी क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करना होगा। तो सवाल यही है कि ये कैलेंडर आने वाले साल के लिए हमारी सामूहिक प्राथमिकताओं के बारे में आखिर क्या कहानी कहता है। तो स्वागत है इस स्टैटिक जीके चैलेंज में। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में करंट अफेयर्स तो हम सब पढ़ते ही हैं, है ना? पर उन फैक्ट्स का क्या जो कभी बदलते ही नहीं? आज हम ऐसे ही कुछ बेहद जरूरी फैक्ट्स को परखेंगे एक हाई स्पीड नॉलेज टेस्ट में। देखते हैं कितने सवालों के जवाब सही दे पाते हैं। तो तैयार हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। और हमारा पहला टॉपिक है इंडिया के शानदार नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम का आप कह सकते हैं फेवरेट होता है। देखिए, ये पार्क सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी के खजाने हैं। और हाँ, एग्जाम्स में इनसे जुड़े सवाल भी खूब आते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल, और इसका सही जवाब है गिर नेशनल पार्क। जी हाँ, गुजरात में। और याद रखिए, ये पूरी दुनिया में एशियाई शेरों का इकलौता घर है। मतलब ये इसे बहुत बहुत खास बना देता है।
चलो फटाफट अगले सवाल पर चलते हैं। और इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट मौजूद है उत्तराखंड में। बिल्कुल सही। वैसे एक मजेदार फैक्ट बताऊं, इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं शानदार रॉयल बंगाल टाइगर की। इसका घर सुंदरबन नेशनल पार्क आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में, और ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। कमाल है ना। तो हमने अभी 3 बहुत जरूरी पार्क्स के बारे में बात की। चलिए अब इस सारी जानकारी को एक जगह इकट्ठा करके देख लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो ये देखिए, गुजरात का गिर, उत्तराखंड का कॉर्बेट, वेस्ट बंगाल का सुंदरबन, और हाँ, असम में काजीरंगा और मानस, ये दोनों तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। अब जब हमने इंडिया की बात कर ली है, तो चलिए थोड़ा ज़ूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है। बात करते हैं कुछ ज़रूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, तो अब आ गए हैं हम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस पर। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? ये सवाल तो मतलब एग्जाम्स में आना ही आना है, तो इस पर खास ध्यान देना है। तो यहाँ पर कुछ बड़े नाम हैं, जैसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और OECD वो है पेरिस में। तो ये शहर और ऑर्गेनाइजेशन के जोड़े याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अब हमने पॉलिसी की बात कर ली, तो चलिए अब सीधे पैसे की बात करते हैं, मतलब दुनिया भर की करेंसीज की। करेंसी और कैपिटल, ये तो स्टैटिक जीके का क्लासिक टॉपिक है, पर हाल ही में एक बड़ी खबर आई है जिसने इस टॉपिक को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया है, खासकर यूरोप के एक बड़े बदलाव की वजह से। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ये आने वाले कल से जुड़ा है। 1 जनवरी 2026 को कौन सा देश यूरो को अपनाने वाला 21वां देश बन जाएगा? और वो देश है बुल्गारिया। ये बहुत बड़ी खबर है, मतलब यूरोपियन यूनियन के लिए ये एक बड़ा कदम होगा। तो यूरो जोन का मतलब बस यही है, वो सारे देश जो अपनी करेंसी छोड़कर यूरो इस्तेमाल करते हैं। तो जब बुल्गारिया भी यूरो अपना लेगा, वो भी यूरो जोन का हिस्सा बन जाएगा। चलिए अब जल्दी से कुछ और जरूरी देश, उनकी राजधानी और करेंसी पर एक नजर डाल लेते हैं। तो ये जोड़े याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने ग्लोबल लेवल पे काफी कुछ देख लिया। अब वापस इंडिया आते हैं और कुछ खास राज्यों से जुड़े जरूरी फैक्ट्स पर फोकस करते हैं। तो अब बारी है एक रैपिड फायर राउंड की। हम एक एक करके भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो देखिए, गुजरात बन गया है इंडिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी हब। वहीं उत्तर प्रदेश का कालिंजर फोर्ट अब एक नेशनल जियो हेरिटेज साइट है, और झारखंड में मनाया जाता है सरहुल फेस्टिवल। हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है ना? तो इस पूरे सेशन से हमें क्या सीखने को मिला, इसका निचोड़ क्या है? चलिए, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। तो नेशनल पार्क्स में हमें जिम कॉर्बेट, गिर और काजीरंगा याद रखना है। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो IMF वॉशिंगटन DC में और OECD पेरिस में। करेंसी की दुनिया में सबसे ताज़ा खबर, बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने वाला है, और स्टेट्स में गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी में आगे है। देखिए, ये सिर्फ रटने वाली जानकारी नहीं है, इनके पीछे भूगोल, अर्थव्यवस्था और हमारी संस्कृति की पूरी कहानी छिपी है। यही वो नींव है जिस पर आप करंट अफेयर्स की इमारत खड़ी करते हैं। तो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। ये दुनिया हर सेकंड बदल रही है ना? तो ऐसे में ये स्टैटिक नॉलेज जो कभी नहीं बदलती, क्या यही हमारी असली सुपर पावर नहीं है? यही तो वो कॉन्टेक्स्ट देती है जिससे हमें हर बदलती हुई खबर समझ आती है। इस पर जरूर सोचिएगा। तो कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत ही तेज रफ्तार नॉलेज चैलेंज के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं कि हम इन जरूरी कॉन्सेप्ट्स को कितनी जल्दी समझ सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम सीधे पहले सेक्शन में जा रहे हैं। सबसे पहले चलिए कंप्यूटर सिस्टम के बिल्कुल दिल से शुरू करते हैं, मतलब वो हिस्से जो इसे सोचने और याद रखने की ताकत देते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है, लेकिन इसकी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी है। आखिर वो कौन सा हिस्सा है जो सारे बड़े फैसले लेता है? और जवाब है CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे आप कंप्यूटर का मैनेजर भी कह सकते हैं, क्योंकि यही वो बॉस है जो हर हिस्से को बताता है कि उसे क्या करना है और कब करना है। असली दिमाग तो यही है। अच्छा, अब बात करते हैं कंप्यूटर की याददाश्त की। देखिए, कंप्यूटर जानकारी तो रखते हैं, लेकिन हर मेमोरी एक जैसी नहीं होती। इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना बेहद जरूरी है। और ये स्लाइड उस फर्क को एकदम साफ साफ दिखाती है।
रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल होती है, मतलब इसे एक व्हाइट बोर्ड की तरह समझिए जिस पर आप काम कर रहे हैं। जैसे ही बिजली गई, व्हाइट बोर्ड साफ, सब कुछ मिट गया। वहीं दूसरी तरफ रोम नॉन वॉलेटाइल है। ये एक छपी हुई किताब जैसी है, जिसके जरूरी निर्देश बिजली जाने पर भी वैसे के वैसे ही रहते हैं। और जानते हैं, मजेदार बात यह है कि स्पीड के मामले में एक पूरी सीढ़ी बनी हुई है। सबसे ऊपर है रजिस्टर्स, जो रॉकेट की तरह तेज लेकिन बहुत छोटे होते हैं। फिर आती है कैश, फिर रैम और आखिर में हार्ड डिस्क या SSD। नियम सीधा है, जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा कीमत और उतनी ही कम जगह। ठीक है, तो एक मशीन के अंदर की बात तो हो गई। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये मशीनें आपस में, मतलब पूरी दुनिया में, बात कैसे करती हैं। अब जरा सोचिए, जब अरबों डिवाइस एक दूसरे से जुड़े हों तो बिना नियमों के तो सब गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो वो कौन सी नियम किताब है जिसका पालन हर डिवाइस करता है? वो किताब है OSI मॉडल। ये नेटवर्क कम्युनिकेशन का एक 7 परतों वाला ब्लूप्रिंट है। पहली लेयर फिजिकल लेयर, तारों और केबलों को संभालती है, और सबसे ऊपर 7वीं एप्लीकेशन लेयर, वो है जिससे हम सीधा इंटरैक्ट करते हैं, जैसे हमारा वेब ब्राउज़र। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है तीसरी लेयर, नेटवर्क लेयर। ये एक स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स को इंटरनेट के विशाल ट्रैफिक में सही रास्ता दिखाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। और हाँ, नेटवर्क के भी अपने अपने आकार होते हैं। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क एक ऑफिस या घर तक ही रहता है। मैन थोड़ा बड़ा होकर पूरे शहर को जोड़ सकता है। और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क तो पूरी दुनिया को जोड़ता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद इंटरनेट है। और इतने बड़े नेटवर्क पर हम सही जगह कैसे पहुंचते हैं? URL की मदद से। ये इंटरनेट पर मौजूद हर चीज का एक अनोखा पता है, बिल्कुल हमारे घर के पते की तरह। देखिए, जहां जुड़ाव है वहां खतरा भी है। तो चलिए अब जरा बात करते हैं डिजिटल दुनिया के खतरों की और उनसे बचने के तरीकों की। ये एक ऐसा हमला है जो आजकल बेहद आम है और उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। क्या कोई अंदाजा है कि ये क्या हो सकता है? और इसका जवाब है फिशिंग। ये असल में एक डिजिटल धोखा है। धोखेबाज किसी जानी पहचानी वेबसाइट की हूबहू नकल तैयार करते हैं और हमें लगता है कि हम सही जगह पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं, और बस हमारी सारी कीमती जानकारी उनके हाथ लग जाती है। फिशिंग के अलावा और भी कई दुश्मन हैं, जैसे कि रैंसमवेयर, जो हमारी फाइलों पर ताला लगाकर फिरौती मांगता है, या फिर वर्म, जो किसी वायरस की तरह खुद ब खुद एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फैलता जाता है, और स्पाईवेयर, जो एक जासूस की तरह छिपकर हमारी हर हरकत पर नजर रखता है। तीनों के तरीके अलग हैं, पर इरादे बहुत खतरनाक। तो फिर इनसे बचाव कैसे हो? इसका एक बड़ा हथियार है फायरवॉल। इसे आप अपने डिजिटल किले का गेटकीपर समझिए। ये आने जाने वाले हर ट्रैफिक की जांच करता है और किसी भी संदिग्ध चीज को बाहर ही रोक देता है। चलिए अब जरा उन टूल्स और ट्रिक्स की बात करते हैं जो हमारे रोजमर्रा के काम को न सिर्फ आसान बल्कि तेजगी बनाते हैं। ये सिर्फ शॉर्टकट नहीं है, ये डिजिटल दुनिया में हमारी सुपर पावर्स हैं। Ctrl+Z गलती सुधारने वाला टाइम मशीन बटन है। इसका साथ ही Ctrl+Y अगर हम कुछ ज्यादा ही सुधार दें तो वापस ले आता है। Ctrl+X चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और Ctrl+U जरूरी बातों पर जोर देने के लिए। इनको मास्टर कर लिया तो बहुत सारा समय बचता है। और जब MS Excel की बात आती है तो इसकी नींव बहुत ही सरल है। कॉलम्स जो ऊपर से नीचे जाती हैं, उन्हें ABC जैसे अक्षरों से पहचाना जाता है, और पंक्तियां यानी रोज जो बाएं से दाएं जाती हैं, उन्हें 1, 2, 3 जैसी संख्याओं से पहचाना जाता है। और यहाँ आता है एक्सेल का गोल्डन रूल। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल आपके लिए कोई भी कैलकुलेशन करे तो फॉर्मूला हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, बराबर के निशान यानी इक्वल टू से ही शुरू करना होगा। यही वो सिग्नल है जो एक्सेल को बताता है तैयार हो जाओ, अब हिसाब किताब करना है। हमने हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सुरक्षा और सॉफ्टवेयर सब पर एक तेज नज़र डाल ली है। अब इस सफ़र के अंत का समय आ गया है, एक आखिरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ। तो आखिर में ये सवाल, इन सभी शक्तिशाली मशीनों और स्मार्ट कोड के बीच सबसे ज़रूरी कड़ी क्या है? वो सिलिकॉन चिप्स जो सब कुछ चलाते हैं, वो प्रोग्राम्स जो उन पर चलते हैं, या फिर
वो इंसान जो इन दोनों को एक मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।